ठीक, चलो क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे भैया। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले लिखेंगे भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। तो हेडिंग डाल लेना, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस लिखेंगे। नंबर 1, ऑल, नंबर 1 लिखेंगे ऑल नेचुरल और आर्टिफिशियल, ऑल नेचुरल और आर्टिफिशियल decay of radioactive न्यूक्लियाई। मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं सारे कौन से हैं भैया? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, अगला लिखेंगे भैया डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। डिकम्पोजिशन ऑफ क्या लिखा है मैं? N2O5 एंड N2O। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। ठीक, ये है। इसके अलावा लिखेंगे भैया, ये तो 2 एनसीईआरटी में दिए हैं। ठीक, इसके अलावा लिखेंगे अगला इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर जानते हो आप? केन शुगर क्या होता है? नहीं, शुगर केन ही होता है। शुगर केन से जो शुगर बनता है उसको केन शुगर बोलते हैं। कौन सा शुगर होता है वो? सुक्रोज, C12H22O11। ठीक, इसमें हमने पानी डाल दिया एसिडिक मीडियम में, इसका हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं, पानी की मदद से इसको तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, पहले इसको जोड़ लो आपस में, तरीका बता रहा हूं प्रोडक्ट लिखने का। पहले इसको जोड़ लो आपस में। 12 कार्बन है, यहाँ कार्बन नहीं है, कार्बन 12 रहने दो। हाइड्रोजन यहाँ 22 थे, यहाँ 2 मिल गए, कितने हो जाएंगे? 24। ऑक्सीजन यहाँ 11 थे, यहाँ एक और मिल गए, कितने हो गए? ऐसे करके अब इसको बराबरी से बांट दो। 12 कार्बन है, 6 कार्बन और 6 कार्बन, 24 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन, 12 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन। ये क्या चीज है? C6H12O6, ग्लूकोज। तो ये क्या बना है आपका? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का चाचा का लड़का है फ्रक्टोज। क्या बना है? फ्रक्टोज। तो एक ग्लूकोज बनेगा और दूसरा क्या बनेगा उसका? आइसोमर फ्रक्टोज। ठीक है, रटना पड़ेगा। ठीक, अब मैंने इसमें क्या लिखा है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, है ना। तो इसमें क्या चीज का इन्वर्जन हो रहा है ये अपन लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, बात की बात है। फिलहाल यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, वहां से दिखेगा नहीं, बहुत उधर हो जाएगा, बैठ जाओ। जो लेट आएगा बैठेगा पीछे। हाँ, समझ आ गया भैया? इसको नोट करेंगे फटाक से। हाइड्रोलिसिस है एक्चुअल में। हो गया बेटा, लिख लिए। अगला लिखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ले आना तुझे है। अगला एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखना ना। अगला लिखना हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। किसी को पता है एस्टर क्या होता है? ये होता है एस्टर, RCOOR, इसको बोलते हैं एस्टर। ठीक है, इसका क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब इसको पानी के प्रेजेंस में तोड़ना है। कौन से मीडियम में? एसिडिक। पानी कैसा टूटेगा बेटा? H+OH माइनस, से फिक्स है। यहां से तोड़ लोगे C और O वाले बॉन्ड को। ठीक, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा आपका? यहाँ कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ आ गया? ठीक, पलट के जोड़ देना है।
ये वाला क्या चीज है? एस्टर। पलट के जोड़ देना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और उस पर प्लस है, क्या जुड़ जाएगा बोलो इसमें भैया? ओ एच। क्या लग जाएगा? ओ एच। और आर ओ माइनस में क्या लग जाएगा? एच। ये क्या चीज है? ये आर सी ओ ओ एच क्या है? याद करो थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया बेटा, ये क्या चीज है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला क्या है? ये है अल्कोहल। तो हाइड्रोलिसिस होगा एस्टर का, तो अपने क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ठीक, चलो ये लिख लो एग्जाम्पल, रट के रखने एग्जाम्पल है भैया, है ना? हो गया, लिख लिए। एक चीज नोट करके लिख के रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम is an example of hydrolysis of ester in basic medium is an example of second order reaction. Hydrolysis of ester in basic medium is an example of second order reaction. ठीक है, ये आप याद करके रखे रहना ऐसे कंपटीशन में। एनसीईआरटी में शुरू के दो दिए हैं, शुरू के दो डेफिनेटली याद रखने। सबसे पहला कौन सा वाला? ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। मतलब क्या है वो? जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है सारे कौन से हैं? फर्स्ट ऑर्डर, वो याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। ये दो नहीं भूलना है, बाकी के दो तो खैर और एक जगह है, वहां याद हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया। आज न्यूमेरिकल भी करना है अपने को, लेकिन उसके पहले हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी अगला हेडिंग है ये, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन लिखेंगे। इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ reacting molecules, it is the number of reacting molecules taking part, number of reacting molecules taking part in a reaction, taking part in a reaction। ठीक, जैसे PCl5 से टूट के बन रहा है PCl3 और Cl2। कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं? एक या दो या एक दो तीन। भाग कितने लोग ले रहे हैं? एक या दो या तीन। एक जन भाग ले रहा है, दो जन प्रोड्यूस हो रहे हैं। भाग कितने लोग ले रहे हैं? एक। टेकिंग पार्ट कितने हैं? एक। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा बोलो? 1। कितना हो जाएगा? 1। कितने लोग भाग ले रहे हैं? एक। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? 1। एक रिएक्शन है मेरे पास N2 + O2 गिव्स 2NO। कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं? 2। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? 2। एक रिएक्शन है 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3। कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं? 1, 2 और 3। इसके 2 और इसका 1। बोलो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी इसकी? 3। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक। एक रिएक्शन है 2NO + O2 गिव्स 2NO2। कितने लोग भाग ले रहे हैं? मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? बहुत बड़ा काम है, गिनती लगा के बताना। बता लोगे? एग्जाम्पल लिखो फटाक से। हो गया। एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, इसका क्या मतलब? दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक रिएक्टेंट की मॉलिक्यूलैरिटी 0 है, इसका क्या मतलब? रिएक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है? मतलब किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो सकता है? ऑर्डर पीछे पढ़ा था, 0 ऑर्डर रिएक्शन कल पढ़े थे। 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकती। तो लिखेंगे भैया मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन
कैन नेवर बी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो। जीरो क्यों नहीं हो सकती? रिएक्शन ही नहीं होगा, जीरो मॉलिक्यूल थोड़ी ना भाग लेगा, कुछ तो हो। समझ में आ रहा है? और नेगेटिव हो सकती क्या है? -1 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, भूत के साथ करा रहे नहीं, तो लिखेंगे कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव। अच्छा, फ्रैक्शनल नहीं, मोल की बात नहीं चल रही है यहां, क्या की बात चल रही है? मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल को आधा पौना काट के नहीं यूज कर सकते, तो लिखेंगे नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज, मॉलिक्युलरिटी है, हाँ नेक्स्ट लाइन में, मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज कैसा नंबर होगा बोलो? है वो आधा पौना कटा कुटा नंबर होगा या पूरा होल नंबर होगा? पूरा होल नंबर होगा, लेकिन होल नंबर के साथ एक तो प्रॉब्लम है, होल नंबर कहां शुरू होता है? नहीं इतने, लेकिन किताबों में होल नंबर ही लिखा हुआ है, तो होल नंबर ही लिखना है। एनसीईआरटी में जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, ऑलवेज अ होल नंबर फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, तो अब जीरो हट गया, फ्रॉम वन यूजुअली, फ्रॉम वन यूजुअली नॉट ग्रेटर देन 3, यूजुअली नॉट ग्रेटर देन 3, यूजुअली नॉट ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं होता। अब 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता? 3 से ज्यादा इसलिए नहीं होता, A प्लस बी रिएक्ट करके ए बी बना रहे, इस रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2 है ना, मतलब ये दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। एक जन को मैंने यहां इस बोतल में रख दिया और एक जन को वहां मैंने दूसरी बोतल में रख दिया, दोनों में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? दोनों को रिएक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? है मिलाना पड़ेगा। मिलाएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे के पास आएंगे, पास आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, टकराएंगे, तब इनमें क्या बनेगा? बॉन्ड। तो रिएक्शन मतलब इनको चिपकना है ना, बॉन्ड बनना है ना, तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, तो पास आके टकराना पड़ेगा, है ना। आप कभी रोड में घूम रहे हो और आपने देखा कि दो लोगों की गाड़ी टकरा गई, देखा है कि नहीं देखा है आपने? कभी टकराते देखा है? लोग गाड़ी टकरा गई, गाली गलौज कर रहे हैं कि तू जानता नहीं है कौन है मेरा बाप, उस वो सोच रहा है उसको भी नहीं पता है ना, मतलब समझ रहे हो आप? तो इस टाइप का चल रहा है ना, लड़ाई झगड़ा होता है रोड में, कॉमन है कि नहीं? बहुत कॉमन, इट इज वेरी कॉमन। समझ में आया? ठीक। अच्छा, अब आप किसी चौक पे चलो, ये पेट्रोल पंप वाला चौक है ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, सिविक सेंटर वाला चौक है जो है, सिविक सेंटर वाला चौक बोलेंगे अपन लोग आज से उसको, है ना। तो सिविक सेंटर वाला जो चौक है वो तिराहा, चौराहा है वो, है ना। तो आप इमेजिन करो आप वहां खड़े हो और आपने देखा ऐसा चौक है ना, 4 रास्ते वहां से जा रहे हैं ऐसे करके, आपने देखा कि यहां से एक आदमी आ रहा था, यहां से एक आदमी आ रहा था, दोनों टकरा गया और दोनों टकरा के एक की कार यहां खड़ी, एक की कार यहां खड़ी, चिपकी हुई लड़ रहे हैं लोग आपस में, है नहीं। ए और बी बना हुआ है, इधर से भयंकर स्पीड से एक तो सी आया और आके दंड से दे मारा है। देखा है आपने? देखा है? देखा है, एक आध बार देखा होगा, सबने देखा है क्या? उतना कॉमन है कि जितना ए और बी का टकराना है? नहीं। यहां प्रोसेस में क्या हो रहा था? यहां प्रोसेस में सबसे पहले, थोड़ा पीछे भेजते ना अपन इसको, और नहीं पीछे जाऊंगा बोल रहा है, पहले इधर से कौन आया? ए, पूरा मिट गया रास्ता, चौक ही खत्म हो गया, है ना। अब ये देखिए भाई साहब, ये कैसा चौक बन गया, बहुत दिक्कत है। 1 मिनट रुकना है, अच्छा कर लें दोस्तों। इधर से कौन आया? ए, इधर से कौन आया? बी, यहां दोनों टकराए, क्या बना हुआ था? ए बी। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, ए प्लस बी आपस में टकराए, ए बी बन के खड़ा हुआ। अब ए बी के ऊपर कौन आके मरा? तो ए बी प्लस सी क्या बन गया? ए बी सी। समझ में? तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गया, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गया। मल्टी स्टेप, फर्स्ट स्टेप ए बी का टकराना और सेकंड स्टेप क्या हुआ? सी का टकराना। समझ? मल्टी स्टेप हो गया ये। अब थोड़ा और सोचो, आप खड़े हो चौक पे
और आप चौक में ऐसे पावन समय पर खड़े हो कि आपने देखा कि इधर से ए आ रहा है, इधर से बी आ रहा है, इधर से सी आ रहा है, दोनों एक साथ आ रहे हैं तीनों, और तीनों एक साथ आके एक ही समय पे टकराए। आपने देखा ऐसा है? नहीं देखा। संभावना है कि नहीं? दुनिया में तो हर चीज की संभावना है, लेकिन वो वाले इसकी तुलना में, मतलब या ये पहले वाले की तुलना में इसकी संभावना कम है। मतलब दो लोगों के साइमल्टेनियस टकराने की संभावना की तुलना में तीन लोगों के एक ही समय पर साइमल्टेनियसली टकराने की संभावना कम है। कम है। अब सोचो आप चार लोग एक साथ, चारों तरफ से ए बी सी डी, आपने कभी देखा है अपनी जिंदगी में कि चारों लोग आके एक साथ टकरा गए हो? नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहले दो लोग टकरा के खड़े थे, फिर तीसरा आया तो फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, फिर चौथा आया। वैसा नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चारों एक ही साथ एक ही मोमेंट पे टकराए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए रिएक्शंस की मॉलिक्यूलैरिटी जनरली 3 से ज्यादा नहीं होती। क्यों 3 से ज्यादा नहीं होती? क्योंकि 3 से ज्यादा यानी 4 लोगों की साइमल्टेनियसली टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। समझ में आ गया भैया? लिखेंगे भैया मॉलिक्यूलैरिटी, क्या लिखा है मैं? हाँ, मॉलिक्यूलैरिटी इज यूजुअली नॉट ग्रेटर देन 3। मॉलिक्यूलैरिटी इज यूजुअली नॉट ग्रेटर देन 3 because the probability of more than more than 3 molecules colliding together simultaneously is very less. Colliding together simultaneously is very less, बहुत लेस क्या है उनमें प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? ठीक। अब हम ही लोग देखते रहते हैं। अच्छा, आप यहां ये जो है, और मैं कितने स्टेप में बात कर रहा हूं? एक स्टेप। ये वाला क्या हुआ? पहले और भी टकरा के खड़े हुए थे, लड़ रहे थे, उतने में कौन आके टकरा गया? सी। तो ये सिंगल स्टेप हो गया, मल्टी स्टेप हो गया, मल्टी स्टेप। ऐसे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूं सिंगल स्टेप में एक साथ 4 लोगों के टकराने की प्रोबेबिलिटी की, जो कि बहुत कम। समझ में आ गया? पक्का। अच्छा, ऐसे भी रिएक्शन होते हैं, जैसे अभी हम लोग एक जगह लिखे हैं 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी, एपेरेंट मॉलिक्यूलैरिटी कितनी नजर आ रही है आपको? कितनी नजर आ रही? बोलो। पॉसिबल है क्या? नहीं। इसका क्या मतलब है? रिएक्शन एक स्टेप में खत्म हुआ, कई स्टेप में खत्म हुआ? कई स्टेप में। अभी अब पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, कल वाली कहीं नहीं, ठंडी में ज्यादा होता है। ठंडी में दिल्ली साइड में, अपने यहाँ तो फॉग चलता है, यहाँ भिलाई में बहुत रहता है फॉग सुबह सुबह। दिल्ली में चलता है स्मॉग। सही में फॉग और स्मॉग में क्या अंतर है? उसमें स्मॉग में स्मोक भी होता है, तो स्मोक होने से क्या होता है? वो परमानेंट हो जाता है। जैसे अपने यहाँ जो हाँ, क्या हो गया? तो अभी का है अंदर से जी मचल रहा है इतना है। ठीक है 5, हाँ 5 और 4 9 हो गया ना। मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम लोग कहाँ लगे? छोड़ो, हो गया, वो पुरानी होगी बात। हाँ, तो स्मॉग में क्या होता है? धुआं मिल जाता है। धुआं मिलने के कारण वो परमानेंट हो जाता है। अपने यहाँ जो कोहरा रहता है, सुबह सुबह देखने को मिलेगा आपको 6-7 बजे, 7:30 बजे तक के, थोड़ा धूप हुई उसके बाद कोहरा जो है वो गायब हो जाता है, नहीं देखने को मिलता। लेकिन दिल्ली साइड जो है वो, वहाँ चूंकि पॉल्यूशन है
तो वहां स्मॉग जो 12-12 1-1 बजे तक के 2-2 बजे तक के वो ऐसे ही दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है कुछ आगे। तो जो वहां के एक्सप्रेस वेज बने हुए हैं दिल्ली के आसपास, बहुत सारे एक्सप्रेस वेज है, वहां आपने देखा होगा वीडियो जरूर कि वो दो लोग टकरा के खड़े हुए हैं, दिख नहीं रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं गाड़ियों से, उधर से खुश हो रहा है, देखो भाई साहब है वैसी दरिंदे है ना। इधर से तीसरी गाड़ी आई, दंड से मारी, देखा क्या। फिर उसके बाद क्या किया, फिर वहां के लोग, वो तो एक्सीडेंट हो गया ना, और वहां थोड़ी बहुत स्पीड में चल रही है क्या गाड़ी, वहां 120 और 100 से नीचे तो गाड़ी नहीं चलाते लोग। 100 में चल रही, मान लो 80 में चल रही, नहीं दिख रहा है तो भी उससे कम में नहीं चल रही, 80 की स्पीड में आके वो टकराया, लोग जख्मी हुए, उनको निकाल रहे, उतने देर में उधर से आया अगली गाड़ी वाला, फिर ठोक दिया, फिर ठोक दिया, फिर ठोक दिया, फिर ठोक दिया। ऐसे वहां कितनी गाड़ियां ठुक सकती हैं, सैकड़ों। कितनी गाड़ियां ठुक सकती हैं, सैकड़ों। लेकिन वो सिंगल स्टेप में ठुक रही है क्या, वो कैसा प्रोसेस हो गया, मल्टी स्टेप। सिंगल एलिमेंट्री रिएक्शन होता है एक स्टेप वाला, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कई स्टेप्स में खत्म हो रहा है। यहां मॉलिक्युलरिटी कितनी नजर आ रही है, 9। आप बताओ, है भिलाई में एक भी ऐसा चौक है जिसमें नॉट हो रास्ता है, नहीं। कि नॉट हो गाड़ियां एक साथ टकरा सके, पॉसिबल है क्या, नहीं। 4 नहीं टकराते देखी मैंने अपने पूरे जीवन में, 9 तो बहुत दूर की बात। समझ आई बात। तो 9 लोगों के टकराने की इसकी मॉलिक्युलरिटी 9 हो सकती है क्या, नहीं। लेकिन दिख रही है 9, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन एक स्टेप में खत्म हुआ, कई स्टेप में खत्म हुआ है, कई स्टेप में। कैसा रिएक्शन, एलिमेंट्री है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया भैया। तो लिखेंगे भैया, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लाइक, ये वाला रिएक्शन लिखो, लाइक। रिएक्शन बस लिखना है ना। अरे यार कैसे तुम लोग ये मिटवा दिए ना, तेरे पूरा सड़ गया वो। तेरा क्या खुल गया, 4NH3, और सोच तू पीछे बैठ रहा था, 5O2। इसको क्या हो गया है जो चल नहीं रहा है ये, अरे हाँ यार, 4NH3 प्लस 5O2। रुक जाओ, भैया का चश्मा गिर गया है, वो तो है, खुल गया वो तो नहीं ठीक होगा, हाथ कई बार हो जाता है ना, क्या नहीं कुछ। तो तू पढ़ेगा कैसे, 1.5 घंटा है, 1 घंटा है, लगा लेना ऐसे, है तो कांच, लगा ले, कुछ नहीं होगा, कम से कम दिखेगा तो सही, दिख ही नहीं रहा है ऐसे ऐसे। अब किसी को नहीं दिख रहा है, आज ही मैं सोच रहा था वो लगाने की, व्हाइट बोर्ड नहीं, इन्वर्टर तो नहीं, इन्वर्टर लगवाना है वो 1-2 दिन में है। नहीं नहीं, एक व्हाइट बोर्ड साइड में छोटा सा लगाने की सोच रहा था मैं। रुक जाओ, ला रही मैडम, लाइट लेके आ रही, ला रही है ही नहीं लग रहा है मैडम। चलो वो बातचीत नहीं, लिखने वाला है, लिख लो फटाफट, मैं ले आया मैडम, कोई बात नहीं। हाँ बातचीत ही करें, बंद कर दो, गेट बंद कर दो, हल्ला आता है बाहर का, कोई उजाला उजाला नहीं चाहिए हमको, बंद कर दो, हमारे पास है हमारा। ऐसे ऊपर रख दे, दिख रहा है सबको कॉपी में। हाँ लिखेंगे भैया, क्या लिखा रहा था मैं, रिएक्शन लिख लिए, रिएक्शन लिखेंगे 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। द मॉलिक्युलरिटी appears to be, the molecularity appears to be greater than 3, appears to be greater than 3, but for such reactions, for such complex reactions, for such complex reactions, molecularity is defined, molecularity is defined at each step, molecularity is defined at each step of the mechanism,
मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड एट ईच स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के हर स्टेप पे डिफाइन की जाती है। ठीक है, अभी जैसे 4 स्टेप है तो किसी की मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी, किसी की 1 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की भी 3 से ज्यादा नहीं होगी। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक, अगला लिखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, molecularity of a complete complex reaction molecularity of a complete complex reaction is a meaningless thing, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बताओ 9 10 मॉलिक्यूलैरिटी हो सकती है क्या? नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे अपन लोग? हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है? जो स्लो वाला होता है या फास्ट वाला? स्लो वाला। अपन लोग पीछे पढ़े थे ना, क्या कहते हैं उसको? रेट डिटरमाइनिंग। ऊपर चढ़, कैसे गजनी हो यार तुम लोग, ऊपर ऊपर गए थे सीढ़ी से ऊपर। एग्जाम्पल बताया था ना मैं, कौन सा स्टेप काम का था, स्लो वाला या फास्ट वाला? स्लो वाला। स्लो स्टेप को क्या कहते थे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। याद आ रहा है क्या? अरे वो कहानी बताया था डोंगरगढ़ जाने वाली। हाँ, किसके किसके रेट से खत्म हुआ था रिएक्शन? फास्ट वाले या स्लो वाले से? तो स्लो वाले क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में? किसी भी रिएक्शन के, अभी मान लो इस क्लास पे 20 जन बैठे हैं, है नहीं? अब 20 जन में से एक लड़का जो है वो सबसे पहले लिख देता है, और जैसे ही लिख के खत्म कर लिया उसने, बोर्ड पे मैंने कुछ दिया लिखने के लिए, उसने लिख के खत्म कर दिया, तो मैं क्या क्लास को आगे बढ़ा दूंगा? नहीं, मैं कब तक के रुका रहूंगा? जब तक कि आखिरी वाला लिख नहीं लेता। तो पूरी क्लास की स्पीड को कौन डिसाइड कर रहा है? फास्ट वाला लड़का या स्लो वाला लड़का? स्लो वाला। तो स्लो वाले स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आ गया? तो लिखेंगे भैया द मॉलिक्यूलैरिटी, अगली लाइन में लिखेंगे द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ RDS, द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ RDS, ब्रैकेट में लिखेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जिन लोगों को नहीं पता लिख लेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वैसे तो किसी को ही नहीं पता। द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ RDS, ब्रैकेट में लिखेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, is considered as molecularity of complete complex reaction, molecularity of complete complex reaction। ठीक, क्या क्या याद रखना है मॉलिक्यूलैरिटी में? मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? कितने लोग रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। इसका नंबर हमेशा 0 होता है? नहीं, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। क्या होगा इसका नंबर? 1 2 या 3, यही होगा। 3 से ज्यादा जनरली नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 3 से ज्यादा लोगों की साइमल्टेनियसली कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। समझ में आ गया? ऐसे रिएक्शन जिनमें मॉलिक्यूलैरिटी बहुत ज्यादा लग रही है, वो जनरली कैसे रिएक्शन होते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कितने स्टेप में खत्म होते हैं? मल्टीपल स्टेप्स में खत्म होते हैं। ऐसे रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी हम लोग हर स्टेप के लिए डिफाइन करते हैं, और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी मान लेते हैं। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, यहां तक के एक तो डिफरेंस बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक तरफ लिखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। एक तरफ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक तरफ लिखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। ये अभी ठंडा कर रहा था ना, वो बाहर चल रहा है क्या एसी? मोबाइल हटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जैसे ऐसे लिखा है ROR बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर A की पावर 1 और B की पावर 1। हाँ, क्या होगा इस रिएक्शन का ऑर्डर? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A कितना है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B कितना है?
और ओवरऑल ऑर्डर कितना है? अरे यार उस दिन निकालना सीखे थे ना वो ऐसे ऐसे करके। ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं? दोनों का सम करके। अरे यार k इंटू ए की पावर x और b की पावर y। x क्या है बोलो? a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। x क्या है? a के रिस्पेक्ट, इसको भूल जाओ। x क्या है? a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। y क्या है? b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। और x प्लस y क्या है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद आ गया पक्का? ऑर्डर कैसे डिफाइन करोगे? ऑर्डर किसके इक्वल होता है? ऑर्डर इन पावर्स के इक्वल होता है। किसका पावर? चश्मे का पावर नहीं, कंसंट्रेशन टर्म का पावर। किसमें? कंसंट्रेशन टर्म। इस चीज को क्या बोलते हैं? किसी को याद है? इस चीज को बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ। कैसे निकालते हैं? थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली? एक्सपेरिमेंटली। याद आ गया? तो लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, इट इज द सम ऑफ पावर्स, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, it is the sum of power of concentration terms in an experiment, नहीं, concentration, हाँ, sum of power of concentration terms in an experimentally determined, in an experimentally determined rate law, in an experimentally determined rate law। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? जैसे N2 प्लस O2 गिव्स टू NO, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 2। PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? कैसे डिफाइन करेंगे? कितने लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उधर लिखेंगे इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स participating in a reaction, number of reactant molecules participating in a reaction। ठीक? हाँ जी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है नहीं होता है? मॉलिक्युलरिटी जीरो हो सकती नहीं हो सकती? तो लिखेंगे भैया आओ इसमें, वैल्यू ऑफ ऑर्डर, वैल्यू ऑफ ऑर्डर, वैल्यू ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर में लिखेंगे वैल्यू ऑफ ऑर्डर कैन बी जीरो। अच्छा, फ्रैक्शनल हो सकता है नहीं हो सकता ऑर्डर? ऑर्डर ऑर्डर सब हो सकता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और बहुत रेयरली लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, सब हो सकता है। ठीक? तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ऑर्डर कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल, जीरो कॉमा फ्रैक्शनल कॉमा पॉजिटिव एंड रेयरली नेगेटिव, रेयरली नेगेटिव। अब बताओ, मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होल नंबर फ्रॉम 1 यूजुअली लेस देन 3। तो बस यही लिखना है अपने को। आ जाओ, मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। Molecularity can never be zero, negative or fractional. It is always a whole number, always a whole number from 1 usually less than 3, always a whole number from 1 usually less than 3 या not more than 3, इस टाइप से। 3 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है? 3 से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, अगला आ जाओ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कैसी होती है? जैसे मैं बोल रहा हूं किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 9 है, तो ये कोई ढंग की बात है या मीनिंगलेस बात है? तो लिखेंगे, अच्छा अपन कहाँ है? अच्छा, पहले ऑर्डर लिखना पड़ेगा ना। लिखेंगे ऑर्डर इज डिटरमाइंड, ऑर्डर इज डिटरमाइंड, ऑर्डर इज डिटरमाइंड फॉर कंप्लीट, ऑर्डर इज डिटरमाइंड फॉर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन,
ऑर्डर इज डिटरमाइंड फॉर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर किसके लिए निकालते हैं अपन? कंप्लीट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, हाँ जी, उधर लिखे, मॉलिक्यूलैरिटी में लिखेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is a meaningless thing. Molecularity of a complex reaction is a meaningless thing. ठीक, कैसे करते हैं? तो क्या बताते हैं मॉलिक्यूलैरिटी को? कॉम्प्लेक्स पूरे मल्टी स्टेप वाले रिएक्शन की पूरी मॉलिक्यूलैरिटी कैसी हो गई? मीनिंगलेस। तो हम लोग वहां मॉलिक्यूलैरिटी कहां डिफाइन करते हैं? हर स्टेप पे, ईच स्टेप पे। और कौन से वाले स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी को पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी मान लेते हैं? स्लोएस्ट वाले की, आरडीएस की। समझ में आ गया पक्का? अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी कैसा कंसेप्ट है? थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है? थ्योरेटिकल। ऑर्डर कैसा कंसेप्ट है? ये कैसे निकाला है हमने? एक्सपेरिमेंट करके। तो ऑर्डर में लिखेंगे इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ऑर्डर में लिखेंगे इट इज एन experimental concept. It is an experimental concept. मॉलिक्यूलैरिटी में लिखेंगे भैया, मॉलिक्यूलैरिटी में लिखेंगे it is a theoretical concept. It is a theoretical concept. इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। समझ आ गया भैया? ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, हो जाएगा। अब अपन लोग जो पिछली क्लास से कर रहे थे, पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाला था, याद है क्या किसी को? ढूंढो जरा, मिलेगा कॉपी में। AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ठीक है, यहां AT क्या है आपका? AT इज योर फाइनल कंसेंट्रेशन। A0 क्या है आपका? इनिशियल कंसेंट्रेशन। K क्या है? रेट कांस्टेंट। और T क्या है? टाइम। इसमें एक हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, T हाफ बराबर, हाँ दिव्यांश, क्या था फॉर्मूला हाफ लाइफ पीरियड का? तो बेटा कॉपी में लिख के ले गया था घर? किसके लिए ले गया था? बच्चों के लिए जवान आ रहा है नोट्स? हाँ, दिव्यांश से पूछ रहा हूँ। हाँ, ढूंढा भी नहीं है वो, कितना मक्कारी करेगा बेटा? हाँ, मिली? क्या है? टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? A0 बाय 2K। यहां से क्या नजर आ रहा है कि ये टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1। ये K तो कांस्टेंट है ना, 2K कांस्टेंट है, हटा दूंगा तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? A। आ गया पक्का? ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या? फर्स्ट ऑर्डर। हाँ दिव्यांश, मिला? ढूंढे रहा है, पता नहीं क्या लिख के ले गए। बहुत बुरी स्थिति, अभी तक के नहीं पता था। और सोचो मतलब कोई कितना कैसे हो सकता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था बेटा? KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ये पढ़ लिए थे ना पिछली क्लास में? तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक, इसमें टी हाफ का क्या फॉर्मूला था? 0.693 बाय K। ठीक है जी, ये उसका फॉर्मूला था, लिखाया था ये भी। ये 4 फॉर्मूला याद रखना है ना? अभी हेडिंग डालेंगे अच्छा इतना एनसीईआरटी में दिया है, इसके अलावा भी पूछता है तो लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अगर nth ऑर्डर है, इससे ज्यादा कोई ऑर्डर है, ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन। अब ये इक्वेशन कहां से आया? आप छोड़ो, आप याद रखो कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन है KT इज इक्वल टू
1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। ये इक्वेशन है, ज्यादातर n माइनस 1 है। लिखो इक्वेशन नोट करो। यहां n क्या है? n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझ में आ गया? ठीक। और a क्या है? a इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस एक्स क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक। लंबा चौड़ा डेरिवेशन करके आए, अपने काम का नहीं, अपने थोड़ी सी चीज उसके काम की है जो मेन अपने को देखनी है। अभी हो गया? लिख लिया यहां तक के? अब यहां बच्चा क्या गलती कर सकता है? ये वाला तो जनरली नहीं गलती करता है बच्चा, मतलब मैं भी इतने साल से लिख रहा हूं तो मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं यहां गलती कर दूंगा करके। क्या गलती कर दूंगा? 1 अपॉन ए माइनस एक्स की जगह 1 अपॉन ए लिख दूंगा, इसको आगे पीछे कर दूंगा। तो a माइनस एक्स और a में से a माइनस एक्स कैसा नंबर है? छोटा। a माइनस एक्स छोटा होगा, 1 अपॉन छोटा नंबर, ये पूरा नंबर कैसा आएगा? बड़ा। और 1 अपॉन a बड़ा होगा। अरे भैया a और a माइनस एक्स में बड़ा कौन होगा? a में से कुछ कमी कर रहे हैं ना यहाँ, तो a बड़ा होगा। तो 1 अपॉन बड़ा नंबर, ये टोटल कैसा आएगा? छोटा। 1 अपॉन छोटा है, टोटल कैसा आएगा? बड़ा। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। कभी भी आप करने लगो उल्टा तो एक बार चेक कर लेना, a कैसा है? बड़ा। 1 अपॉन a कैसा नंबर आएगा? छोटा। और छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इतना याद रखना। ठीक है जी, हो जाएगा। चलो, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या लगेगी? 2। यहां n की वैल्यू 2 पुट करते आओ जरा। KT इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर 2 माइनस 1। ठीक, देखना जरा क्या हो जाए, 2 मिनट देख लो बेटा। KT इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 नहीं लिख रहा हूं, हटा दे रहा हूं। यहां क्या बचेगा? 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। समझ में आ गया? यहां a माइनस एक्स क्या है? फाइनल कंसेंट्रेशन। a क्या है? अपने को निकालना है इस रिएक्शन में टी हाफ। क्या निकालना है? टी हाफ। टी हाफ को क्या कहते हैं अपन? हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड यानी क्या होता है? टी हाफ। क्या होगा इसका मतलब? रिएक्शन कितना खत्म हो गया? आधा खत्म हो गया। हाफ लाइफ पीरियड मतलब कितना खत्म हो गया? आधा। तो जितना हम लोग लाए थे रिएक्टेंट, उसमें से कितना बचा है? अभी आधा बचा है। जितना लाए थे, कितना लाए थे? इनिशियल कंसंट्रेशन। अब कितनी हो गई है? हाफ। समझ में आ गया भैया? तो जो बची हुई कंसंट्रेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनिशियल बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं? फाइनल। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन अभी जो बची है वो शुरुआत वाले की कितनी हो गई? बोलो, आधी। तो फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन। किसी किसी दिन इतना नाटक करता है ना, सही में रुला देता है। बाकी दिन सही चलेगा, आज पता नहीं क्या हो गया है इसको। इनिशियल यही नहीं चलूंगा बस बोल रहा है, ये देखो बाकी सब जगह चल रहा है। चलो तुम लोग तो लिखो, मैं करता हूं कुछ उसका जुगाड़। यहां सही चल रहा है। हाँ जी, अब देखो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है अपने पास इसमें से? कौन सी? अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी है? ए। फाइनल कंसंट्रेशन कौन सी है? ए माइनस एक्स। तो मैं फाइनल की जगह क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू हाफ। ये इक्वेशन था मेरे पास, के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। सेकेंड ऑर्डर के लिए ये निकाला था आप लोगों ने वैल्यू पुट करके। समझ में आया? यहां क्या करेंगे? के टी की जगह क्या लिख दूंगा मैं?
टी हाफ लिख दूंगा। ए माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा बोलो, ए बाय 2 माइनस 1 अपॉन ये वाला 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, ऊपर चला गया, 2 बाय माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा बोलो, के टी हाफ बराबर 1 बाय, और टी हाफ का क्या फॉर्मूला आएगा, 1 बाय ए के। आ गया फॉर्मूला, ये के नीचे आ गया। अच्छा ये के कांस्टेंट है, इसको हटा दूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा बोलो, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए, या मैं क्या लिख सकता हूं, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1 लिख सकता हूं पक्का। अब जरा आप पीछे देखो, आप ये थोड़ा सा पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ इधर, ये इधर, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, हाँ यहां क्या लिखा हमने, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, यहां ए आ रहा है क्या फर्स्ट ऑर्डर में, आ रहा है, तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 लिख सकते हैं। जीरो ऑर्डर में क्या था, ए की पावर, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, ए की पावर 0, सेकेंड ऑर्डर में क्या था अभी, ए की पावर -1, थर्ड ऑर्डर में क्या होगा बोलो, ए की पावर -2 होगा। लॉजिक से समझ में आ रहा है, जीरो ऑर्डर में कितना था, ए की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर में कितना था 0, सेकेंड ऑर्डर में -1 अब भी पीछे है उधर, और थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, ए की पावर -2। पक्का आ गया समझ में। चलो यहां से लिखना शुरू करो, इधर से, ये रिवीजन था, ये भी लिखना हो तुम लोग लिख लेना, तू बेटा जैसे तू नहीं आया था, तू पढ़ा है चैप्टर पहले कहीं नहीं पढ़ा है, कौन से स्कूल में है तू, बीएसपी सेक्टर 10 में, और कौन है बीएसपी सेक्टर 10 में, तू भी है, और कोई इधर नहीं, तो तू कैसे जानता है इसको, अच्छा तो वहां क्यों चला गया, अच्छा ठीक है चलो छोड़ो। लिख लियो ये वाला, जिनका हो जाएगा इसी इक्वेशन को पुट करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और थर्ड ऑर्डर के लिए आप मेरे को टी हाफ निकाल के दिखाएंगे, थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ निकाल के दिखाएंगे। चलो करो जल्दी से करो, टाइम को मैंने ये हाफ लाइफ पीरियड में ना एट टी हाफ, टाइम को मैंने चेंज कर दिया किससे, टी हाफ से, समझ में, हाफ लाइफ पीरियड से। सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गया, थर्ड के लिए करना है, इसको नोट करने के बाद थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड निकाल के दिखाएंगे मेरे को। हो गया बेटा, हो गया, लिख लिए। थर्ड ऑर्डर का है क्या, कितना है, 3/2 के स्क्वायर, चलो हो गया, लिखना सबका हटा दूं मैं। nth ऑर्डर के लिए क्या इक्वेशन था भैया, nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन था kt इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। ये छोटा नंबर है, 1 अपॉन छोटा, बड़ा वाला आगे आना चाहिए, ठीक है जी। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, पुट कर देते हैं kt इज इक्वल टू, बोलो भैया 1/2 लिख दू, सीधा चल जाएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 अपॉन a की पावर 2 हो जाएगा। एट हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड पे रिएक्शन कितना खत्म हो जाएगा, आधा, कितना बचा रहेगा, आधा, बचा हुआ क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन, कितना होगा, आधा किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का, समझ आ गया। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई अपनी, a माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ a, समझ में आया यहां तक के, इसको उठा करके मैं यहां पुट करने वाला हूं, देखना बेटा,
हाफ लाइफ पीरियड पे के वैसे ही रहेगा, टी की जगह क्या लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू हाफ। बोलो बेटा ए माइनस एक्स की जगह क्या पुट करूं मैं, ए बाय टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर, हाफ को ऐसे ही रहने दो। ये ए बाय टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय फोर, इसका फोर कहां चला जाएगा, फोर बाय ए स्क्वायर माइनस वन बाय ए स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा बोलो इसका, ए स्क्वायर, फोर माइनस वन कितना बच गया, थ्री। तो ये हो गया आपका थ्री बाय टू ए स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद बराबर के टी हाफ, यहां से टी हाफ बराबर क्या आएगा, थ्री बाय टू के ए स्क्वायर। समझ में आया, यहां पे से कांस्टेंट क्या क्या चीज है बताओ, थ्री बाय टू और के, तो उसको हटा दूंगा मैं, तो हटाने के बाद क्या आएगा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर माइनस टू। समझ में आ गया, ऐसा बाजू में लिख लेंगे बेटा, ठीक। हटा दूं मैं, उधर वाला हटा दूं, आधा तो हो गया था ना सबका, यहां तक कर दूं। चलो अब भैया एक छोटा सा टेबल बनाएंगे आप लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू, और टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ प्रोपोर्शनल किसके, ठीक। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ का फॉर्मूला याद है क्या किसी को, देखो देखो चलो देख के आओ, याद नहीं किसी को, देख के आओ जल्दी 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 देख के आओ, देख के आओ, हाँ कॉपी में देखो, कॉपी में देख के आओ, जल्दी देख के आओ, देखने से याद होगा, याद ही नहीं है, जल्दी देखो क्या है, ए नॉट बाय टू के। अब ये टी हाफ प्रोपोर्शनल किसके है बोलो, ए नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, ए, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला देख क्या हो बेटा, जल्दी देखो, 0.693 डिवाइडेड बाय के, यहां ए आ रहा है क्या, तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल है बोलो, ए की पावर जीरो। अगला आ जाओ, सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला देख के आओ जल्दी, अब भी लिखा है हम लोगों ने, मिला क्या है, वन बाय ए के, यहां के कांस्टेंट कर देंगे तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल आएगा बोलो, ए की पावर माइनस वन। समझ आ रहा है पक्का। और थर्ड ऑर्डर के लिए अब भी लिखा है हम लोगों ने, टी हाफ का फॉर्मूला थ्री बाय टू के ए स्क्वायर, बोलो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ए की पावर माइनस टू। अब यहां से आप एक चीज नोटिस करो, जल्दी जल्दी देखो, इधर देखो, जल्दी देखो, ऑर्डर जीरो था, प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, वन, जुगाड़ लगाना है अभी, आप बताओगे, आपकी बुद्धि चलेगी। ऑर्डर जीरो था, पावर क्या है वन, ऑर्डर वन था, पावर क्या है जीरो, टू में आ गया माइनस वन, थ्री में आ गया वन, जीरो में क्या आ गया वन, और वो तो कम हो रहा है तो ठीक है, वन में क्या आ रहा है जीरो, फर्स्ट ऑर्डर में जीरो आ रहा है, और टू में क्या आ रहा है माइनस वन। कुछ ऐसा जुगाड़ समझ आ रहा है कि आप टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल है, क्या क्या नजर आ रहा है बताओ, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्या लिखूं मैं, हाँ ए की पावर भाई बोल रहा है एन माइनस वन लगा दो करके, एन ऑर्डर एन माइनस वन लगा दू तो जीरो माइनस वन कितना आना चाहिए, माइनस वन, वन माइनस वन में तो चल जा रहा है काम है। अच्छा वन माइनस एन लगा के देखो, वन माइनस एन लगाने से क्या होगा, मिट जाना भाई प्लीज, मिटता नहीं, हाँ वन माइनस एन लगाने से क्या होगा, देखो वन माइनस एन से जम जाएगा कि देखो वन माइनस जीरो, वन माइनस वन कितना जीरो, वन माइनस टू कितना माइनस वन, और वन माइनस थ्री कितना, तो ये याद रखेंगे टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्या वन माइनस एन, ये आगे काम आएगा। समझ में आया कैसे आया, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर वन माइनस एन। हो गया,
बढ़े आगे, चलो अब अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, जीरो ऑर्डर का क्या इक्वेशन था एक बार बताना याद है क्या किसी को? जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन था ए टी इज इक्वल टू क्या, ए नॉट माइनस के टी, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू के। इस पे करेंगे सवाल, क्वेश्चन लिखेंगे भैया। फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, A gives product, A gives product initially concentration of A is 4 moles per liter. Initially concentration of A is 4 moles per liter. ठीक, if rate constant for the reaction, if rate constant for the reaction is 2 into 10 raised to the power minus 3 moles per liter per second, rate constant K for the reaction is 2 into 10 raised to the power minus 3 moles per liter per second. Find out concentration of A, find out concentration of A after 300 seconds, after 300 seconds from start, 300 seconds from start, full stop. Also find half life period of the reaction. Also find half life period of the reaction. है कहाँ से छूटा है? फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये बोर्ड पे रिएक्शन लिखा है ए गिव्स प्रोडक्ट, ये रिएक्शन लिखना था यहाँ, ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक, ए गिव्स प्रोडक्ट, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 4 moles per liter, 4 moles per liter। ठीक है भैया, हो गया और बच्चा है? हो गया, चलो ठीक है, करो हल करने की कोशिश करो, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी बैठो, नहीं पास होना है 12वीं, लगाओ दिमाग। अरे निकाल लो बेटा, हल कर लो रे, बात करने में लगा। आगे आंसर है -3.4 आएगा कंसंट्रेशन। तू आज क्लास नहीं आई होती तो क्लास में तेरा कंसंट्रेशन कितना होता? 0। माइनस में होता क्या? तेरा भूत बैठता है यहाँ के, नहीं होता ना। कंसंट्रेशन माइनस में हो सकता है क्या? फिर क्यों तू निकाल रही? कितना आएगा? क्या इक्वेशन लगेगा बोलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? दिया है सवाल में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इक्वेशन है? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। क्या क्या दिया हुआ है सवाल में? इनिशियल, मुंह बंद कर लेंगे बेटा आप अपना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया है, यानी क्या दिया है आपको? ए नॉट। कितना दिया है? ए नॉट 4 moles पर लीटर। रेट कांस्टेंट के दिया है, कितना दिया है? के पढ़ो, 2 into 10 raised to the power minus 3 moles पर लीटर पर सेकेंड। टाइम दिया है, कितना दिया है? इसको यहाँ पुट करने में कौन सा तुम लोग को तकलीफ हो रहा है? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट की जगह क्या लिखेंगे? 4 माइनस के की जगह 2 into 10 raised to the power minus 3 into 300। तो ये हो गया ए टी इज इक्वल टू 4 माइनस कितना हो गया बेटा? 6 into 10 raised to the power, कितना बचेगा? -1। 4 माइनस 0.6 कितना आंसर आएगा? 3.4 मोल्स पर लीटर। समझ में आ गया भैया? पक्का? मुश्किल है क्या ये कोई? है, इसको मुश्किल बोलोगे तो फिर तुम्हारा परिभाषा ही खराब चल रहा है। टी हाफ बराबर क्या आएगा फॉर्मूला बोलो? ए नॉट बाय 2k। चलो पुट करो जल्दी से, ए नॉट और 2k का वैल्यू। 10 raised to the power 3 क्या किलोग्राम? तो यूनिट कौन लगाएगा? नंबर नहीं मिलेगा। इसमें क्या है? अप्रॉक्स है बेटा।
मैं तेरे को 10 रुपए दे रहा हूं और 5 रुपए वापस ले रहा हूं, उसमें क्या अप्रोक्स करने का है? जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, सीधी सीधी, कुछ मुश्किल थोड़ी ना। ए नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 2, और के का वैल्यू कितना है आपका 2 इंटू, भाई साहब इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ये कट गया, 10⁻³ क्या सेकेंड, 1000 सेकेंड। समझ आ गया? कर लोगे? अगला सवाल लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। बोलू? बनेगा? नोट हो गया? जल्दी नोट कर। तो भैया नोट कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, दीदी भी लिख रही है यहाँ। आप बाहर निकलेंगे मजा आ जाएगा आपको, जाओगे तब मजा आएगा, जाओगे तब देख ले है। नहीं बारिश नहीं, अरे जब जाओगे तो देख, इतना क्या हड़बड़ी, जाओगे देख ले है। चलो आओ क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, half life period of a zero order reaction is 60 minutes. Half life period of a zero order reaction is 60 minutes. Find out the time required, find out the time required for 75%, for 75% and 100% completion, 100% completion of the reaction. Find out the time required for 75% and 100% completion of the reaction. आधा कंप्लीट होने में 60 मिनट लग रहा है, 75% और 100% में कितना देर लगेगा? चलो वो इक्वेशन से होगा, इसको मैं फेंक दूंगा अगर मैं टेबल में देखा तो। किसका है? अब अंदर रख ले, हो गया, लाइट आ गई ना। टेबल पे मोबाइल वोबाइल नहीं रखेंगे भैया। चलो जल्दी जल्दी करो, कोशिश करो, होगा। जीरो ऑर्डर है तो वही दो इक्वेशन है, इन्हीं दो इक्वेशन से होना है, ये वाले से और ये वाले से। नहीं, यूनिटरी मेथड से नहीं करना है, आगे दिक्कत आएगी, फर्स्ट ऑर्डर में दिक्कत आएगी। अभी तो आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं आएगा। भयंकर अंधेरा हो गया है बाहर, काला अंधेरा एकदम है। बारिश वारिश आएगी, भयंकर काला अंधेरा हो गया, घुप एकदम। चलो अच्छा, एक मैं बताता हूं आपको क्या क्या दिया हुआ है आपको। टी हाफ, टी हाफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है? A0/2 के बराबर कितना दिया बेटा? 60 मिनट्स। अब इधर आ जाओ आप। एट 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यही बोल रहा है ना। टाइम जो है मैं उसको चेंज करूंगा T75% से। कैसे चेंज करूंगा? T75%। समझ में आ गया? T75% है ना। नाउ रिएक्शन कितना खत्म हो जाएगा? कितना खत्म हो जाएगा? कितना बच जाएगा? 25। खत्म कितना हो जाएगा? बच कितना जाएगा? बची हुई कंसंट्रेशन क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या? 25% ऑफ क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन। छोटा हो जाए, 25% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होती है इसमें? 80 इज इक्वल टू 25% यानी 25/100 टाइम्स ऑफ क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? A0। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इक्वेशन है जरा बताना भैया मेरे को।
ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। सुनिए आप, ए टी की जगह आप क्या पुट करेंगे, 25/100 ए नॉट। ए नॉट तो ए नॉट ही रहने देंगे। के आप यहां से के निकालेंगे, यहां से निकल जाएगा के। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय 120, यहां पुट करेंगे। और टाइम को कितना लिख देंगे आप, टी 75%। समझ में आया? और हल करेंगे। चलिए वैल्यू डालिए, हल करिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या करना है? चलो हल करो। आया क्या, आंसर आया है? किसी का आया? 90 मिनट्स कैसे कर रहे हो यार? चलो इधर देखो, यहां से देखना बेटा, इसको इधर कर दूंगा। ए नॉट बाय 2 इंटू 60 बराबर के आ गया ए नॉट बाय 120। यहां तक ठीक है। अब इस पर पुट करने जा रहा हूं। 80 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 25/100 टाइम्स ऑफ क्या, ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के की जगह ए नॉट बाय, और टाइम को क्या लिखना है, टी 75%। समझ में आया? क्या बचेगा यहां आपके पास, ए नॉट बाय 4 माइनस ए नॉट, नहीं, इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट और 120 टाइम्स ऑफ टी 75%। मेरा ये कहना है, ये माइनस वाले को इधर ले चलते हैं। ए नॉट बाय 120 इंटू टी 75% बराबर ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4। बोलो, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4, 3 ए नॉट बाय 4। और यहां से हो गया ए नॉट अपॉन 120 इंटू टी 75% बराबर 3 ए नॉट बाय 4। कुछ कट रहा है क्या बेटा, बोलना। ए नॉट से ए नॉट, और 4 से कितने टाइम्स कट जाएगा, 30 टाइम्स कट जाएगा। टी 75% बराबर बोलो 3 इंटू 30 कितना, 90। ठीक है। अच्छा, अगला वाला क्या निकालने बोल रहा है, 100% कंप्लीशन। रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा कितना बोलो, 0 बचेगा। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी बोलो, पूरा रिएक्शन खत्म हो गया तो रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0 होगी ना। तो एटी बराबर क्या पुट करोगे, 0, और ये सेम सॉल्व करोगे। चलो करो जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी जल्दी लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एटी की वैल्यू 0 रखनी है। समझ में आया क्यों 0 रखनी है, रिएक्शन इज 100% कंप्लीट, कुछ नहीं बचा है अब। जल्दी करो जल्दी। हाँ हाँ, 120 मिनट फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। हाँ जी बोलो, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, फाइनल कंसंट्रेशन एटी इज इक्वल टू क्या, 0। कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। बस अब तो क्या ही बचा है बेटा, एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। एटी की जगह क्या लगाओगे, 0 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के का वैल्यू क्या लाए थे आप लोग, ए नॉट बाय 120 और टी 100%। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ जानकी, हाँ भेज दे भेज दे भेज दे, पूछ मत, भेज दे, दोनों को भेज दे, दोनों को भेज दे। हाँ ये हो गया, ये ए नॉट से ए नॉट कट गया, टी 100% इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो। समझ में आया कैसे करना है, अगला सवाल लिखेंगे। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझ में आया थोड़ा बहुत, धीरे धीरे क्वेश्चन करने से आएगा बेटा। है यही 2 फॉर्मूला और कुछ नहीं रे, वैल्यू पुट करना आना चाहिए, बस खत्म। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 फॉर्मूला है। कौन कौन सा फॉर्मूला है, हाँ, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन के क्या है, कांस्टेंट, टी क्या है, टाइम, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, और टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ,
0.693 बाय के, बस इसी से ही होगा जो होगा, और कुछ है ही नहीं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज 60 मिनट, हाफ लाइफ पीरियड इज 60 मिनट। फाइंड आउट नंबर वन, फाइंड आउट नंबर वन T 75%, नंबर टू T 100%, नंबर थ्री T 90%, नंबर फोर T 99%, नंबर फाइव 99.9%, सिक्स 99.99%, और नंबर सेवन T 20%। अभी आप लोगों को केवल शुरू के दो करने हैं, बाकी के 5 आपके होमवर्क है, ठीक है। शुरू के दो ट्राई करिए, बनने लगेगा। शुरू के दो, वापस धूप निकल आई बेटा, आप लोग देख नहीं पाए, है ना, कोई बात नहीं, रात होगी 7 बजे देख लेना है। धूप नहीं आया, मतलब वैसे उजाला हो गया वापस, और मस्त अंधेरा हो गया था एक नंबर। मैं सोचा मेरी दूसरी क्लास कैंसिल होगी करके जल्दी घर भागूंगा, लेकिन अब नहीं होगा। तुम लोग करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, बन जाएगा। हाँ, 75% में क्या होगा? T 75% में कितना रिएक्शन खत्म हो जाएगा? 75%। कितना रिएक्शन बचा होगा? तो फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या? 25% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब मेरे के यहां देख के बताओ आप, फाइनल कंसंट्रेशन कौन सी है, के है या टी है? फाइनल कंसंट्रेशन के है या टी है? एक जन के बोल भी रहा है उसमें। क्या है फाइनल कंसंट्रेशन? हर बार ऑप्शन सही नहीं होता, बोनस भी होता है कभी कभी। इनिशियल कंसंट्रेशन के है या टी है? ए है ना। अब कर लोगे, इसको उठा के यहां पुट कर लेना, ठीक है। और क्या दिया है? टी हाफ। टी हाफ कितना दिया है? 0.693 बाय के बराबर कितना दिया है? 60 मिनट दिया है। यहां से के की वैल्यू निकल जाएगी, उठा करके के को इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, बनाने लगो। है log 3, मैं log सारे log की वैल्यू लिख देता हूं, मेरा क्या जा रहा है। log 1 वैल्यू होता है 0, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। वैसे ये लगेगा log 3 का वैल्यू होगा 0.4774, जिसको हम लोग 0.48 मानते हैं। log 5 का वैल्यू हो जाएगा 0.7, log 7 का वैल्यू हो जाएगा 0.84, log 10 का वैल्यू होता है 1, और log 11 का वैल्यू होता है 1.04। अगर आपके पास सही दिमाग है तो आप इतने log की वैल्यू से दुनिया का हर log निकाल सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी, ठीक है बेटा। अब यहां देखो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.693/60। ये मिनट नीचे जाएगा, ऊपर आएगा तो मिनट इनवर्स। यहां तक आ गया k का वैल्यू समझ में। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? KT इज इक्वल टू 2.303 log A/A - x। k की जगह मैं क्या लिखूं बोलो? 0.693 डिवाइडेड बाय 60। टाइम मेरे को फाइंड करना है ना, 75%। 2.303 log A को A लिख दिया मैंने। A - x 75% खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा? 25%। 25% को क्या लिखूंगा मैं काट के, बोलो? A/4 लिख दूं, चल जाएगा? तो मैं यहां लिख दिया A/A/4। ये A से कट जाएगा, क्या हो जाएगा? log 4। अब जरा आप जाओ जहां मैंने ये पहली बार टी हाफ का फॉर्मूला लिखवाया है कॉपी में। कॉपी में देखो एक डेरिवेशन करवाया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का। मार्जिन में देखते चलना, मार्जिन के ऊपर मैंने कहीं एक कैलकुलेशन लिखवाया होगा। 2.303 इंटू 0.3010 का वैल्यू
693। अब जो लोग नहीं थे पहले क्लासेस में वो लोग अब याद रखेंगे बेटा। क्या याद रखेंगे? आप कहीं लिख लेंगे मार्जिन के ऊपर कि 0.693 बराबर होता है, मतलब हम लोगों ने किया था 2.303 इंटू 0.3010 बराबर होता है 0.693। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना? मार्जिन के ऊपर लिख लेंगे। अब इधर ले आओ, ये देखो ये वाले को मैं लेके आ रहा हूं, देखना ये 0.693 दिख रहा है आपको, इसकी जगह मैं लिखने जा रहा हूं 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन क्या 60 टी 75% बराबर 2.303 लॉग, बोलो क्या बचेगा? लॉग 4। अब कुछ कट रहा है क्या? देखो क्या कट रहा है 2.303 से 0.3010 डिवाइडेड बाय 60 टी 75%। लॉग 4 को कैसा लिख सकता हूं मैं? 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये 2 कहां आ जाएगा बोलो? सामने 2 टाइम्स ऑफ log 2। log 2 का वैल्यू देखो क्या लिखा है 0.3010 डिवाइडेड बाय 60 टी 75%। कट रहा है क्या? कुछ बोलो। ये कट गया। टी 75% बराबर कितना आ गया? 2 इंटू 60 बराबर कितना आ गया? समझ पक्का? अब जो तू बोल रहा था यूनिटरी मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते क्या, आधा रिएक्शन खत्म होने में कितना देर लग रहा है? 60 मिनट्स। टी हाफ कितना दिया है? 60 मिनट्स। तो पूरा रिएक्शन खत्म होने में कितना लगना चाहिए? 120 मिनट। लेकिन यहाँ 120 मिनट में कितना पूरा हो रहा है? 75%। तो जीरो ऑर्डर में तो चल जाता है यूनिटरी मेथड, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में नहीं चलता है क्योंकि यहाँ लॉग वगैरह आ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ आ गया सबको? अच्छा, अब दूसरा टाइम कौन सा निकालने बोल रहा है? 100% कंप्लीशन। 100% कंप्लीशन में फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0। चलो पुट करो, फॉर्मूले में पुट करो, आ जाएगा। चलो करो करो जल्दी, इसको नोट करो और ट्राई करो। थोड़ा अलग टाइप का आएगा आंसर। आ गया? कितना आ रहा है? हाँ हाँ, अलग टाइप का आएगा ना। दिल्ली बंबई टाइप का आ गया क्या? कितने हाफ लाइफ पीरियड कितना है? कितने देर में खत्म होगा? दिल्ली सेकंड में है? हाँ? लॉग इनफाइनाइट ना? इनफाइनाइट ना, तो इनफाइनाइट का लॉग कितना होगा? इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट ही आएगा। बिल्कुल सही आया। चलो बाकी लोग जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हटा दो इसको। बस अपन वो लिख लेंगे यहाँ पे कि अपन ने के कितना निकाला था? 0.693 अपॉन 60 मिनट इनवर्स। हाँ जी, एट टी 100%। बोलो फाइनल कंसंट्रेशन विच इज योर ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0। सब खत्म हो गया। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। के की जगह मैं क्या लिखूं? 0.693 डिवाइडेड बाय 60। टाइम की जगह क्या लिखूं? टी 100%। यहां क्या लिखूंगा मैं? 2.303 लॉग ए अपॉन 0। ए अपॉन 0 कितना आएगा? इनफाइनाइट। कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। अच्छा, ये इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो आप 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 60 टी 100% बराबर 2.303 और क्या? लॉग इनफाइनाइट। समझ में आया? ये नंबर से ये नंबर कट गया। 0.3010 डिवाइडेड बाय 60 टी 100%। लॉग इनफाइनाइट का वैल्यू कितना आएगा? इनफाइनाइट। ये सबको वहां भेज दोगे तो टी 100% कितना आ जाएगा बोलो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेकंड कब आएगा बोलो? इनफाइनाइट सेकंड नहीं, मिनट, क्योंकि मिनट में था ना। इनफाइनाइट मिनट कब आएगा बोलो? है कब? कल परसों आ रहा है क्या?
कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा क्या क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी खत्म। एक आध एग्जाम्पल को याद है कि आज आते ही पहली चीज लिखाया हूं मैं आज की क्लास की है। देखो आप पहली चीज लिखे हो, पहली चीज, दूसरी नहीं, पहली। पलट लेना कॉपी में, पैसा थोड़ी लगता है पीछे देखने का। कौन बोल रहा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर? कौन से जूते से खाएगा मार? पहला वो लिखाया हूं मैं, और वो लिखाया हूं ना, पहली चीज बोल रहा हूं जब। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, मतलब कौन सा रिएक्शन? रेडियो एक्टिव रिएक्शन। रेडियो एक्टिव रिएक्शन कौन सा ऑर्डर होता है? फर्स्ट ऑर्डर, मतलब खत्म। अच्छा, हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुने हो? है ना? अभी अगर ये वाला जो 5 सवाल है आप आगे का 5 हल कर लो तो आपको इनाम स्वरूप हिरोशिमा नागासाकी में जहां पे बम गिरा था एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे बिना प्रोटेक्टिव गियर पहने आराम से हाफ पैंट और टी शर्ट में 15 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि वहां क्या है? रेडियो एक्टिव रेडिएशन। होगी नहीं होगी? अभी तक होगी। वहां के बच्चे सीधे पैदा हुए, बाद में आड़े तिरछे पैदा हुए, आड़े तिरछे पैदा हुए, सबको दिक्कत आई होगी ना रेडिएशन की। तो हम वहां जाना चाहते हैं क्या? कब फूटा था बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? 1945-44 ऐसे कुछ में। हाँ ठीक है, जब भी एग्जैक्ट डेट नहीं चाहिए, रेलेवेंट बात किया कर। वो बहुत सुंदर है, ये रेलेवेंट बात है। उसका भाई खतरनाक है, ये रेलेवेंट बात है ना, रेलेवेंट बात किया। तो क्या बता रहा था मैं, वो भूल जाता हूँ इसके चक्कर में। हाँ, तो तब फूटा था। आज से 40-50 साल तो उधर हो गए उस सेंचुरी में, और 25 साल इधर हो गए, तो 70-80 साल हो गए, जो भी है ना, 70 साल हो गए। 70 साल पहले फूटा था। आप जाना चाहते हो? नहीं, डरते हो ना? क्यों? क्योंकि वहां अभी भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव रिएक्शन कब खत्म होता है? कभी नहीं। समझ आ गया? याद रखना। अब अगला सवाल जो था वो था T 90%। 90% रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? 10%। तो A - X क्या हो जाएगा? 10% ऑफ A। फिर ऐसे ही पुट कर करके सॉल्व करना है। ठीक है, घर में इत्मीनान से बैठ के दिमाग लगाना, सॉल्व करके ही आना, बिना करे नहीं आना। ठीक है? ठीक है, एकदम अजीब सा मत आया करो, पढ़ पुढ़ के आया करो थोड़ा। ठीक है, चलो छुट्टी आज के लिए। हाँ, कौन सा वाला छूटा है तेरा? कितना? और थोड़ा। ठीक है, दिख रहा है? हो जाएगा, इतना ही छूटा है।